ओके बेटा, लेट्स स्टार्ट। आज हमने जो चीज़ करनी है दैट इज़ वेरिएशंस। और वेरिएशन में जो दो चीज़ें हैं, दो तरह प्रपोर्शन है सबसे पहली चीज़। और प्रपोर्शन जो है बेटा जान दो टाइप्स के हो सकते हैं। दो टाइप्स के प्रपोर्शन हो सकते हैं। वन कैन बी डायरेक्ट प्रपोर्शन और दूसरा जो है वह इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट या फिर आप इसको इन्वर्स भी कह सकते हैं। अच्छा जी, डायरेक्ट लेट्स डिस्कस के डायरेक्ट क्या है और इनडायरेक्ट क्या है। ठीक है जी बेटा, डायरेक्ट प्रपोर्शन होते हैं। फॉर एग्जांपल देयर आर टू क्वांटिटीज़ ए एंड बी। डायरेक्ट का मतलब है कि इफ़ यू इंक्रीज वन ऑफ द क्वांटिटीज़ द अदर वन इंक्रीजेज एज वेल, और इफ़ यू डिक्रीज वन क्वांटिटी एंड द अदर वन कॉरस्पॉन्डिंगली डिक्रीजेज। ठीक है, इसको कहते हैं डायरेक्ट प्रपोर्शन। और ऑन दी अदर हैंड इन्वर्स प्रपोर्शन क्या है कि इन्वर्स प्रपोर्शन है कि अगर आपके पास फॉर एग्जांपल वही दो क्वांटिटीज़ हैं ए एंड बी, और इसमें इफ़ यू इंक्रीज़ वन क्वांटिटी द अदर क्वांटिटी विल डिक्रीज़, और इसी तरह अगर आप इफ़ यू डिक्रीज़ वन क्वांटिटी द अदर वन इंक्रीजेस। ठीक है, इसकी एग्जांपल डायरेक्ट की देखिएगा। एग्जांपल्स ऑफ डायरेक्ट प्रपोर्शन, फॉर एग्जांपल टाइम एंड distance. If you want to cover more distance, definitely you require some more time to cover that distance. मतलब अगर आपने ज़्यादा डिस्टेंस कवर करना है तो आपको ज़्यादा टाइम चाहिए, और अगर आपने कम डिस्टेंस कवर करना है तो आपको टाइम भी कम चाहिए। ऐसा ही है। और इसके अलावा अगर आपने कोई चीज़ परचेज़ करनी है और उसकी क्वांटिटी अगर आप इंक्रीज़ कर देते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल आप शुगर परचेज़ करने गए हैं, तो जितनी ज़्यादा अगर आपने ज़्यादा शुगर परचेज़ करनी है तो उसकी जो कॉस्ट है इट इज़ गोइंग टू बी मोर, और अगर आपने कम शुगर परचेज़ करनी है तो उसकी जो कॉस्ट है इट इज़ गोइंग टू बी लेस। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे अगर आप इन्वर्स प्रपोर्शन की कुछ एग्जांपल्स देखें। इन्वर्स प्रपोर्शन में सबसे पहली एग्जांपल है स्पीड एंड टाइम। स्पीड एंड टाइम, अगर आपकी गाड़ी की स्पीड ज़्यादा है, मतलब ज़्यादा का मतलब मोर है, तो आपको टाइम रिक्वायर्ड टू रीच योर डेस्टिनेशन इज़ गोइंग टू बी लेस। मतलब एक चीज़ आप इंक्रीज़ कर रहे हैं तो दूसरी चीज़ जो है वो डिक्रीज़ कर रही है। और इसके अलावा दूसरी एग्जांपल इज़ लाइक के नंबर ऑफ मेंस वर्किंग फॉर सम, फॉर एग्जांपल कोई बिल्डिंग बना रहे हैं लोग, अ फ्यू ऑफ द मेंस आर वर्किंग टुगेदर टू मेक द बिल्डिंग, या फिर एक रूम है जिसको पेंट कर रहे हैं, तो जितने ज़्यादा मेंस होंगे उतना ही टाइम टू फिनिश द टास्क इज़ गोइंग टू बी लेस। मतलब नंबर ऑफ मेंस अगर आप एक टास्क के लिए ज़्यादा लगा देंगे तो जो टाइम रिक्वायर्ड होगा टू कंप्लीट दैट टास्क इज़ गोइंग टू बी लेस। अच्छा, एक यहाँ तक अगर कोई क्वेश्चन है तो बेटा जान प्लीज़ पूछ लें, एनीवन। सर दोनों जगह बात तो एक ही थी। नहीं, दोनों जगह बात एक नहीं है ना। डायरेक्ट प्रपोर्शन में अगर आप एक इंक्रीज कर रहे हैं तो दूसरी भी इंक्रीज कर रही है। ठीक है, और वाइल इनडायरेक्ट में अगर आप एक इंक्रीज करते हैं तो दूसरी डिक्रीज हो रही है। आपस में आप दोनों का रिलेशन देख रहे हैं हैदर? जी सर। तो अब क्लियर हुआ कि इनडायरेक्ट और डायरेक्ट में क्या डिफरेंस है। यस। अच्छा बेटा जान, जब भी आपके पास सर सर डायरेक्ट जी जी सर क्वांटिटी और कॉस्ट आप डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ले रहे हैं। जी, क्वांटिटी से मुराद मेरी ये है कि अगर आप कोई चीज़ परचेज़ करने गए हैं, फॉर एग्जांपल आप एग्स परचेज़ करने गए हैं, अगर आप जितने ज़्यादा डजन्स ऑफ एग्स परचेज़ करते जाएंगे तो जो आपने पैसे पे करने होंगे वो भी ज़्यादा पे करने होंगे। डू यू एग्री टू दैट? ये सर सर लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है आप लोग बल्क बाइंग करते हैं नहीं नहीं, वो 10 की जगह नहीं नहीं, दो ले लेते हैं, वो कम नहीं होता सर। नहीं वो एक डिस्काउंट है, वो एक डिफरेंट सिनेरियो है। मैं बड़ा सिंपल सा सिनेरियो आपसे एग्जांपल के तौर पे मैंने आपको कहा है। ठीक है हसान, ओके सर। क्लियर है? यस। ओके बेटा, डायरेक्ट जब भी रिलेशन होगा
तो आप एक चीज़ को याद रखिएगा कि आपने उन दोनों क्वांटिटीज़ को, आप पढ़ा क्या रहे हैं मुझे? बेटा वेरिएशंस, प्रोपोर्शंस, ठीक है। अच्छा जी, डायरेक्ट प्रोपोर्शन में आपने क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, और इन्वर्स में आपने स्ट्रेट मल्टीप्लाई करना है, हेड टू हेड मल्टीप्लाई करना है। अब इसका मतलब मैं आपको एग्जांपल में समझाऊंगा। लेट्स डू एन एग्जांपल फॉर बोथ ऑफ देम। पहली एग्जांपल हम करते हैं फॉर डायरेक्ट प्रोपोर्शन, ठीक है जी। एग्जाम्पल में है कि इफ़ यू आर गोइंग समवेयर एंड द डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेसेस इज़ एक्चुअली 60 किलोमीटर्स, ठीक है, और 60 किलोमीटर्स को कवर करने के लिए जो टाइम लग रहा है दैट इज़ 3 आवर्स, ठीक है। और हाउ मच टाइम विल यू रिक्वायर टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ 30 किलोमीटर्स। अगर आपने 30 किलोमीटर्स डिस्टेंस कवर करना है तो आपको कितना टाइम रिक्वायर्ड होगा। पहले तो इनके बारे में एक चीज़ देख ले, आर दीज टू क्वांटिटीज़ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। बेटा जान, अगर आपने ज़्यादा डिस्टेंस कवर करना है तो टाइम रिक्वायर्ड विल बी मोर, क्योंकि आपने ज़्यादा दूर जाना है ना। और अगर आपने कम डिस्टेंस कवर करना है तो टाइम जो लगेगा आपको वो भी कम लगेगा। तो ये दोनों क्वांटिटीज़ आपस में डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। तो मैंने आपको पीछे बताया था अभी कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन जब भी क्वांटिटीज़ होंगी तो आपने क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई। अब क्रॉस मल्टीप्लाई का मतलब क्या है बेटा जान, ये आपने x की फॉर्म में मल्टीप्लिकेशन करनी है। कैसे, ये जो 60 है इट इज़ गोइंग टू मल्टीप्लाई विद x, और 3 जो है इट इज़ गोइंग टू मल्टीप्लाई विद 30, और दरमियान में आपने सिंपली इक्वल का साइन डाल देना है। अब आप इसको अगर सॉल्व और सिंप्लीफाई करें तो यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ x विच इज़ गोइंग टू बी 30 और डिवाइडेड बाय 60। जी बेटा जी, 1.5 आवर्स। तो x की वैल्यू है 1.5 और x जो था इट वाज टाइम, तो 1.5 आवर्स इज द टाइम दैट इज रिक्वायर्ड टू कवर द डिस्टेंस ऑफ 30 किलोमीटर्स। जी, एनी क्वेश्चन फॉर डायरेक्ट प्रोपोर्शन? एग्जाम्पल नंबर 2 इज गोइंग टू बी फॉर द इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन, या फिर आप इसके कह लें इनवर्स प्रोपोर्शन। अच्छा जी, इनवर्स प्रोपोर्शन में मेंस हैं और काम कर, मेंस जो हैं दे आर वर्किंग टुगेदर टू मेक सम बिल्डिंग, और उनको कुछ टाइम रिक्वायर्ड है टू कवर दैट, टू कंप्लीट दैट टास्क, ठीक है। अगर वो काम 5 मेंस करें तो दे रिक्वायर्ड 12 आवर्स टू फिनिश दैट टास्क, ठीक है, अगर 5 मेंस आर वर्किंग एट दैट प्लेस। अच्छा, हाउ मच टाइम इज गोइंग टू बी रिक्वायर्ड, आपको कितना टाइम रिक्वायर्ड होगा अगर उसी काम को 10 लोग करने लग जाएं। अब आप खुद देखें कि एक काम कर रहे हैं, अगर आपके साथ ज़्यादा लोग वही काम कर रहे हैं तो आपको जो टाइम है वो रिक्वायर्ड ज़्यादा हो जाएगा या कम हो जाएगा? जी, कम हो जाएगा। तो मतलब अगर आप मेंस को इंक्रीज कर दें तो द टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट दैट टास्क इज गोइंग टू डिक्रीज, ऐसा ही है। तो ये एक रिलेशन बनता है इन्वर्स का। तो मैंने आपको बताया था कि जब भी इन्वर्स प्रोपोर्शन होगा तो आपने आमने सामने वालों को ऐसे मल्टीप्लाई करना है। आमने सामने का क्या मतलब था, ये तो देखिएगा, 5 को आपने सिंपली 12 के साथ मल्टीप्लाई करना है और 10 को आपने सिंपली x के साथ मल्टीप्लाई करना है, और दरमियान में आपने इक्वल का साइन पुट कर देना है। तो फ्रॉम हियर यू कैन ईजीली फाइंड द वैल्यू ऑफ x विच इज़ गोइंग टू बी 1, 2 and 6। तो 6 आवर्स इज़ द टाइम रिक्वायर्ड इफ़ वो काम जो है 10 लोग करने लग जाएंगे। जी बेटा, एनी क्वेश्चन सो फार? ओके, इसके बाद बेटा जान हमारे पास कुछ
कुछ प्रोपोर्शनैलिटी के साइंस भी हैं, वो भी हम डिस्कस करेंगे। पहली टाइप देखिएगा, अगर वो आपसे कहता है y इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, अगर वो आपसे कहता है y इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, जब वो ये बात करेगा आपसे तो आपने क्या करना है, y इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, ये प्रोपोर्शनैलिटी का साइन होता है सेंटर में, ठीक है। वो एक्चुअली कहेगा टू फाइंड आउट द रिलेशन बिटवीन द टू क्वांटिटीज़, ठीक है। अब आपके पास जब भी ये प्रोपोर्शनैलिटी का साइन आएगा और आपने इसको बनाना होगा इक्वेशन, इक्वेशन क्या होती है, जिसमें इक्वल का साइन होता है, तो आपने कैसे बनाना है, इंस्टेड ऑफ दिस प्रोपोर्शनैलिटी साइन आप इसकी जगह पे इक्वल का साइन डाल देंगे और साथ में एक कांस्टेंट वैल्यू लिख देंगे विच इज़ गोइंग टू बी k। ये जो मैंने इक्वल और k लिखा है, दिस इज़ एक्चुअली इन प्लेस ऑफ द प्रोपोर्शनैलिटी साइन। जब भी आपने प्रोपोर्शनैलिटी साइन को रिमूव करना है तो आपने उसकी जगह पे क्या लिखना है, इज़ इक्वल टू k। अच्छा, अगर वो आपसे कहता है कि y इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू x, ये x और y क्या हैं, दे आर टू अननोन क्वांटिटीज़। ऊपर वाले में उसने कहा था कि अगर दोनों आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं, और नीचे वाले में वो कह रहा है कि दोनों आपस में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हैं। जब भी आपको कहेगा कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हैं तो आपने लिखना है y इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/x। अगर आप, ये प्रोपोर्शनैलिटी का साइन है, और अगर आप 1 करके लिख देते हैं तो इसका मतलब होता है कि आप इन दोनों को कह रहे हैं कि ये दोनों आपस में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हैं। और ऊपर मैंने आपको बताया था कि जब भी आपने प्रोपोर्शनैलिटी का साइन रिमूव करना है तो आपने सिंपली इसकी जगह पे सिर्फ एक ही चीज़ लिखनी है, इज़ इक्वल टू k, ठीक है, और डिवाइडेड बाय x। ये डिवाइडेड बाय x कहाँ से आया है, जो एक्चुअली क्वेश्चन में लिखा हुआ था, ठीक है बेटा। एनी क्वेश्चन सो फार? अच्छा, एक और टाइप देखते हैं। अगर वो आपसे कहता है y इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ x, ठीक है, तो आपके पास, आपको पता है जब भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन करना होता है तो आपस में दोनों क्वांटिटीज़ जो हैं वो एक दूसरे के सामने आमने होती हैं, बिल्कुल साथ साथ होती हैं, लेकिन एक चीज़ का डिफरेंस है यहाँ पे, और वो ये है कि स्क्वायर ऑफ x का मतलब है x की पावर में छोटा सा 2 आएगा। अच्छा, और आपने जब भी प्रोपोर्शनैलिटी का साइन को रिमूव करना है तो आपने इसकी जगह पे इज़ इक्वल टू k लिखना है, और y और x स्क्वायर राइट और लेफ्ट पे एज इट इज़ आपने लिख देने। एक और लास्ट टाइप देखते हैं। इफ़ इट इज़ रिटन एज y इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ x, y इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ x। अच्छा, सबसे पहले तो देखें, जब भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल की बात होती है तो आप क्या लिखते हैं, 1 करते हैं। अच्छा, और किन दो की बात कर रहे हैं, y की, और दूसरी चीज़ जो है वो कौन सी है, स्क्वायर रूट ऑफ x। तो स्क्वायर रूट ऑफ x का मतलब है x के ऊपर छोटा सा स्क्वायर रूट है, और दूसरी चीज़ क्वांटिटी कौन सी है, दैट इज़ y। और जब भी आपने प्रोपोर्शनैलिटी का साइन रिमूव करना है तो इसकी जगह आपने क्या लिखना है, इक्वल टू k, और नीचे आपके पास वही स्क्वायर रूट ऑफ x। जी बेटा, एनी क्वेश्चन सो फार? अच्छा जी, इसकी एग्जाम्पल करते हैं सो दैट थिंग्स आर इजी एंड क्लियर। और ये एग्जाम्पल जो है वी आर गोइंग टू डू विद बोथ द टू मेथड्स, जो मैंने आपको पहले बताया था, और ये जो अभी इक्वेशन बना रहा हूँ ये वाले दोनों मेथड्स को हम यूटिलाइज करेंगे। लिखा हुआ है बेटा, y इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू x, ये पहली स्टेटमेंट। और दूसरी बात हमें दी हुई है, गिवन दैट y इज इक्वल टू 250 व्हेन x इज इक्वल टू 4। जब x की वैल्यू 4 है
तो y की वैल्यू क्या है 250। वो कह रहा है फाइंड y व्हेन x इज इक्वल टू 80। आपने y की वैल्यू फाइंड करनी है व्हेन x इज 80। बेटा जान मैंने अभी आपको बताया था दे आर गोइंग टू बी टू मैथड्स। एक मेथड जो अभी एंड पे आपको बताया था वो वाला, और एक मेथड वो जो आपको शुरू में बताया था। ठीक है, आई एम गोइंग टू फर्स्ट ऑफ ऑल डू द मेथड 1 में जो अभी पीछे आपको बताया था। अब ये देखिएगा, वो कह रहा है पहली इतनी सी स्टेटमेंट पढ़नी है आपने, यहाँ से लेकर यहाँ तक। इससे इक्वेशन बनाने की कोशिश करते हैं। वो कह रहा है y इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/x, और आपको इन्वर्सली में आप क्या करते हैं 1 करके लिखते हैं, और जब भी प्रोपोर्शनैलिटी का साइन ख़त्म करना है और इक्वेशन बनानी है तो आप क्या लिखेंगे y इज़ इक्वल्स टू k/x। अब यहाँ पे अब नेक्स्ट लाइन में आते हैं। वो कह रहा है कि जब y की वैल्यू 250 है तो x की वैल्यू कितनी है 4। अब आपने y की जगह पे क्या पुट करना है 250, और x की जगह पे आपने पुट करना है 4 टू फाइंड द वैल्यू ऑफ k। ठीक है, और k की वैल्यू अब क्या आएगी 250 मल्टीप्लाई बाय 4000। अब ये k की वैल्यू क्या है, k इज़ अ कांस्टेंट जो इस पूरे क्वेश्चन में आपके लिए कांस्टेंट रहेगा। इट इज़ नॉट गोइंग टू चेंज। कांस्टेंट क्या होता है, जिसकी वैल्यू चेंज नहीं होती। अब वो क्या, नेक्स्ट आखिरी लाइन पढ़ें। वो कह रहा है y की वैल्यू फाइंड करें जब x की वैल्यू क्या है 80। तो आपने क्या लिखना है y इज इक्वल्स टू k/x था। यहाँ पर हमें पता चल गया कि इस क्वेश्चन में k की वैल्यू कितनी है 1000 है। ठीक है, और y की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। अब x की वैल्यू कितनी है, द वैल्यू ऑफ x इज 80 नाउ। अगर आप इनको सिंप्लीफाई करें तो इट इज़ गोइंग टू गिव यू द वैल्यू ऑफ y एज ये y is equal to k/x कैसे है? बेटा जान ये हमारे पर ये शुरू में हमने बना लिया था ना, जब उसने बताया था हमें कि y इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू x। ठीक है, लेकिन ये y is equal to 100/80। 100 नहीं 1000/80 बेटा, ये k की वैल्यू 1000 थी। ठीक है, तो 100 डिवाइडेड बाय 8 इज़ गोइंग टू गिव यू 12.5। तो y की वैल्यू निकल आई जब x की वैल्यू जो थी वो 80 थी। क्लियर है बेटा? अच्छा, मेथड नंबर 2। मेथड नंबर 2 वो वाला जो मैंने आपको शुरू में डिस्कस किया था। मेथड नंबर 2 बेटा जान ये रिलेशन किन किन के दरमियान है, y और x के दरमियान में। ठीक है, और y और x के दरमियान में रिलेशन है, और क्या रिलेशन है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का। ठीक है, और उसने एक बात बताई कि जब y की वैल्यू 250 थी तो x की वैल्यू कितनी है 4 है, और वो कह रहा है कि y की वैल्यू फाइंड करें ये जब x की वैल्यू कितनी है 80। अच्छा, मैंने अभी आपको शुरू में बताया था कि जब भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का क्वेश्चन होगा, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल बेटा यहाँ पे लिखा हुआ है क्वेश्चन में। ठीक है, जब भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का क्वेश्चन होगा तो आपने क्या करना है, आमने सामने वालों को मल्टीप्लाई करवा देना है। और वो कैसे करवाएंगे आप, 250 मल्टीप्लाई बाय 4 और 80 मल्टीप्लाई बाय a। यहाँ से आप a की वैल्यू बड़े इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, विच इज़ गोइंग टू गिव यू 1000 डिवाइडेड बाय 80। अब इनमें से आप ये आपके पास a की वैल्यू आ जाएगी 12.5, द वन दैट वाज अर्लियर। अब ये दोनों मेथड्स हैं, आपको इनमें से जोन सा आसान लगता है आप वो यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, कोई प्रॉब्लम है तो बेटा प्लीज़ पूछ लें। ये P1 के सवाल होते हैं या P2? बेटा ये P1 में, ये P1 के क्वेश्चन है। और दोनों में से कोई भी मेथड जी, आपको मेथड यूज़ कर सकते हैं। कंपल्सरी तो नहीं, कंपलसरी नहीं है। अदर देन दैट कि अगर वो आपसे कहता है कि फाइंड आउट द कनेक्टिंग इक्वेशन, यहाँ पे एक वर्ड यूज़ कर सकता है आपसे कि कनेक्टिंग इक्वेशन लिखें। ठीक है, इसी तरह का रिलेशनशिप का क्वेश्चन हो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का, और वो आपसे कहे कि राइट डाउन द कनेक्टिंग इक्वेशन, या फिर आपसे कहे एक्सप्रेस y इन टर्म्स ऑफ x। ठीक है, तो फिर बिल्कुल उसमें सिर्फ और सिर्फ मेथड 1 अप्लाई हो सकता है। ठीक है, उसमें मेथड 2 नहीं होगा क्योंकि इक्वेशन नहीं बनेगी। ठीक है, अदर देन दैट बेटा कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ पूछें। ओके, लेट्स डू अ क्वेश्चन। ये हमारे पास पास्ट पेपर का क्वेश्चन है, ये करते हैं हम। बेटा क्वेश्चन में कह रहा है कि ए पार्ट में
y is inversely directly proportional to the square of proportional to x square। तो आप क्या लिखेंगे, अगर आपने इक्वेशन बनानी है तो वो क्या होगी, y is inversely directly proportional to x square ऐसे। और अगर आपने इक्वेशन बनाना है इसको तो कैसे बनाएंगे, आप इसकी जगह पे हैदर मुर्तज़ा क्या लिख देंगे बेटा जान, इसकी पर y इज क्या लिखेंगे, y इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर। बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा, और अगर हम दूसरा मेथड ऑप्ट करते हैं तो दूसरे मेथड में क्या चल रहा है, y और दूसरा रिलेशन चल रहा है एक्स स्क्वायर के दरमियान में। ठीक होगी बात। अच्छा, और वो यहाँ पे हमें कह रहा है कि इट इज़ नोन दैट y इज इक्वल टू 10 फॉर अ पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ x। जब x की कोई पर्टिकुलर वैल्यू है विच वी आर नॉट अवेयर ऑफ, तो y की वैल्यू वो कह रहा है कितनी है, 10 है। ठीक है, और वो कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ y व्हेन दिस वैल्यू ऑफ x इज हाफ्ड। आपने अभी x की क्या वैल्यू चूज़ की है, खाली सिंपल x। तो जब आप x को हाफ करेंगे तो वो क्या बन जाएगा, x डिवाइडेड बाय 2। तो x डिवाइडेड बाय 2 का भी स्क्वायर लेना है क्योंकि ये रिलेशनशिप जो है वो स्क्वायर का है। और तो हमने y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो हम इसको फॉर एग्जांपल a कह लेते हैं। और ये क्वेश्चन कौन सा बेटा, डायरेक्ट प्रपोर्शन का। तो डायरेक्ट प्रपोर्शन में आपको शुरू में बताया था कि आप क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। तो आपने किस किस को क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, 10 को आपने मल्टीप्लाई करना है x ओवर 2 होल स्क्वायर के साथ, और a को आपने मल्टीप्लाई करना है x स्क्वायर के साथ, और दरमियान में आपने इक्वल का साइन पुट कर देना है। तो ये अब आप इसको एक्सपैंड करें, ओपन करें, सिंप्लीफाई करें, x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 और a मल्टीप्लाई बाय x पावर 2। अब यहाँ पे ये x पावर 2 मल्टीप्लाई हो रही है, उधर जाके जब डिवाइड होगी तो आपके पास बन जाएगा 10 डिवाइडेड बाय 4 इंटू x पावर 2 ओवर x पावर 2 इज इक्वल टू a। ये सिंप्लीफाई हो जाएगा और a की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 10 डिवाइडेड बाय 4 विच विल बी 2.5। जी, एनी क्वेश्चन सो फार? ओके, अच्छा जिसका बी पार्ट करते हैं। बी पार्ट में वो कह रहा है 7 मेंस कैन पेंट अ ब्रिज इन 15 डेज। बेटा जान, ये बात हो रही है काम की और टाइम की। ठीक है, काम में क्या है, मेंस हैं, और साथ में क्या है, टाइम है। वो कह रहा है कि 7 मेंस अगर काम कर रहे हैं तो उनको 15। जी जी सॉरी आपका वो रोक रहा हूँ क्वेश्चन। जी जी बेटा, सर ये इसमें आपने x स्क्वायर और x स्क्वायर को कट कर दिया था नीचे। जी बेटा, वो वहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा था ना, हम तो a की वैल्यू निकालना चाह रहे थे ना, तो एक्स स्क्वायर यहाँ पे मल्टीप्लाई, 4 कहाँ गया, जो x स्क्वायर के नीचे 4 था तो वो आप यहाँ लिख लिया ना, वो 10 के नीचे लिख लिया। बेशक आप उसके नीचे भी लिख लें, डजंट मेक अ डिफरेंस। आप इस तरह भी लिख सकते हैं ना, 10 मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर, नीचे 4 है और साथ में एक्स स्क्वायर आ जाएगा, तो ये एक्स स्क्वायर कट गया। ठीक है, आसान। ओके, आगे चलते हैं। वो कह रहा है बेटा 7 मेंस कैन पेंट अ ब्रिज इन 15 डेज। ये 7 मेंस हैं और कितने दिनों में ब्रिज पेंट हो रहा है, 15 डेज में। वो कह रहा है हाउ लॉन्ग का मतलब है टाइम फाइंड करना है हमने। इफ़ द मेंस आर 3, अगर 3 लोग काम करते हैं। अब पहले तो इनके दरमियान का रिलेशन देखें कि इनके दरमियान में क्या रिलेशन होगा। अगर आप ज़्यादा बंदे काम पे लगा लेते हैं तो टाइम आपको क्या लगेगा, ज़्यादा लगेगा या कम लगेगा? जी बेटा, एनीवन? अगर आप ज़्यादा आदमी काम कर रहे हैं कोई भी टास्क, तो टाइम जो है इट इज़ गोइंग टू रिड्यूस। ठीक है, अब ये देखें, ये दोनों रिलेशन आपस में इन्वर्स हैं, एक ज़्यादा हो रहा है तो दूसरा कम हो रहा है। तो जब भी इन्वर्स प्रपोर्शन की बात होगी तो आपने सामने सामने मल्टीप्लाई करवाना है। और ये किस तरह होगा, 7 विल मल्टीप्लाई विद x और 15 विल मल्टीप्लाई विद 3। तो यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेंगे आप, 15 इंटू 3 इज़ 45 डिवाइडेड बाय 7। जी बेटा, क्लियर है?
ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? कोई यहाँ पे कोई एरर है तो प्लीज मुझे बताएं। सर 7x कैसे आ गया वो तो आपने clear 7x होगा। कैसे लिखा? मैं वही पूछ रहा हूँ आपसे, मुझे क्लियर आप कह रहे हैं ना? मल्टीप्लाई बाय 15 होगा। बिल्कुल ठीक है बेटा, ये इन मल्टीप्लिकेशन होगी। शाबाश बेटा जान, यहाँ पे आपने सामने सामने की मल्टीप्लिकेशन करनी है, विच इज 7 इंटू 15 और 3 इंटू एक्स। जिस तरह मैंने ये सामने एरोज लगाए हुए हैं, क्योंकि ये कौन सी प्रोपोर्शन है, डायरेक्ट है या इन्वर्स है? तो इन्वर्स में हैदर मुर्तज़ा आप अभी कह रहे थे कि सीख हुआ है, कैसे मल्टीप्लाई होती है इन्वर्स में? तो बेटा जान सामने आमने तो 7 और 15 है, 7 और x तो नहीं है ना? तो बेटा x की वैल्यू कैसे निकलेगी? 7 इंटू 15 डिवाइडेड बाय 3। आप इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे, इट इज़ गोइंग टू गिव यू 7 5 35, और ये टाइम है, और टाइम का यूनिट यहाँ पे इस क्वेश्चन में क्या है? डेज। क्लियर है बेटा? कोई क्वेश्चन तो पूछें प्लीज़। ओके जी, इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं। नेक्स्ट पार्ट में वो कह रहा है, एक सेकेंड, अच्छा जी, नेक्स्ट पार्ट में वो कह रहा है वही सेम चीज़ है कि मेंस हैं और टाइम है। 7 मेंस को 15 डेज लग रहे हैं, और आगे वो कह रहा है कि द ब्रिज वॉज पेंटेड इन T डेज। जो ब्रिज है उसको पेंट होने में टाइम जो लगा, दैट वॉज T डेज। ठीक है, राइट डाउन एन एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ T फॉर द नंबर ऑफ मेंस नीडेड टू पेंट द ब्रिज। आपने फाइंड करना है, ये आपने नंबर ऑफ मेंस फाइंड आउट करने हैं। ये लिखा हुआ है नंबर ऑफ मेंस, तो आप क्या करेंगे? कौन सा प्रोपोर्शन है ये? आपने शुरू में डिसाइड कर लिया था, ये इनवर्स प्रोपोर्शन है, जिसमें क्या करते हैं आप? सामने सामने मल्टीप्लाई। बिल्कुल ठीक है, तो 7 विल मल्टीप्लाई विद 15 और x विल मल्टीप्लाई विद t। ठीक है, अब x की वैल्यू हमने निकालनी है, तो 7 मल्टीप्लाई बाय 15 डिवाइडेड बाय t, और 7 मल्टीप्लाई बाय 15 इज 105 डिवाइडेड बाय t। सो दिस इज एन एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ t। क्लियर है? कोई क्वेश्चन है तो बेटा प्लीज पूछें। सर इसको इसका नहीं फिर tx is equal to 105। नहीं, उसने कहा है आपने नंबर ऑफ मेंस निकालने हैं, तो x जो था दे वर द नंबर ऑफ मेंस, तो नंबर ऑफ मेंस आपने अलग रखने हैं बेटा। दैट इज व्हाट वाज द रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चन। क्लियर है आसान? ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वो कह रहा है व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज फॉलिंग द एयर रेजिस्टेंस वेरीज एज द स्क्वायर ऑफ द स्पीड। ठीक है, एयर रेजिस्टेंस है, मतलब इसकी रेजिस्टेंस है r, और दूसरी चीज़ जो है वो क्या है? स्पीड। और स्पीड क्या है बेटा? यहाँ पे लिखा हुआ है, उसका आपने लेना है स्क्वायर। और ये कौन सा रिलेशन है? डायरेक्ट रिलेशन है, ऐसा ही है। अच्छा बेटा, एट अ सर्ट, क्यों बेटा? जब स्पीड इंक्रीज होती है तो क्या एयर रेजिस्टेंस इंक्रीज होती है या कम होती है? बेटा जब हाँ जी, जब स्पीड इंक्रीज करेंगे तो एयर रेजिस्टेंस भी इंक्रीज होती है। ठीक है, तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन है ये। अच्छा, वो कह रहा है एट अ सर्टेन स्पीड, हमें स्पीड की वैल्यू नहीं पता, तो लेट दैट बी एस स्क्वायर में बी। वो कहता है कि द रेजिस्टेंस इज 30 न्यूटन। इसके ऊपर जो रेजिस्टेंस की वैल्यू है वो कितनी है? 30 न्यूटन। वो कहता है व्हाट इज द रेजिस्टेंस एट ट्वाइस दिस स्पीड। अगर आप स्पीड की वैल्यू पहले s लिख रहे हैं, तो वो कह रहा है अगर इसी वैल्यू को आप ट्वाइस कर देते हैं, ट्वाइस का मतलब होता है डबल कर देते हैं, विच इज़ गोइंग टू मेक इट 2s। ठीक है, तो बेटा जान वो कहता है कि स्पीड, जब आपने स्पीड की वैल्यू डबल कर दी तो व्हाट इज गोइंग टू बी द रेजिस्टेंस। आपने रेजिस्टेंस की वैल्यू तब फाइंड आउट करनी है। क्लियर है? तो सिंस इट्स अ डायरेक्ट प्रोपोर्शन क्वेश्चन, तो आपने क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। तो 30 इज गोइंग टू मल्टीप्लाई विद 2 टाइम्स s होल स्क्वायर, और s स्क्वायर इज गोइंग टू मल्टीप्लाई विद x, और दरमियान में आ जाएगा इक्वल का साइन।
तो 30 ने बेटा मल्टीप्लाई होना है 4s² के साथ और सेंटर में s² मल्टीप्लाई बाय x। तो x की वैल्यू आपने निकालनी है, तो 30 इज गोइंग टू मल्टीप्लाई विद 4s² और नीचे क्या आ जाएगा s²। आप s² और s² कट जाएगा और 30 मल्टीप्लाई बाय 4 इज 120 और x जो था वो क्या था, वो रेजिस्टेंस थी और रेजिस्टेंस का यूनिट उसने क्वेश्चन में दिया हुआ है, दैट इज न्यूटन। ठीक है जी, एनी क्वेश्चन सो फार? अच्छा जी, बी पार्ट करते हैं बेटा। बी पार्ट में वो हमें कह रहा है कि y इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x। अगर आप दोनों मेथड से करना चाह रहे हैं दोनों से कर लें बेशक। पहले मेथड से करते हैं, y इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x 1/x, और आप जब भी प्रोपोर्शनैलिटी का साइन रिमूव करते हैं इसकी जगह आप क्या लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू k डिवाइडेड बाय x। वो कहता है कि जब y की वैल्यू 6 है तब x की वैल्यू 4 है। जब y की वैल्यू कितनी है 6 है तो x की वैल्यू कितनी है 4। तो यहाँ से इसको यूज़ करते हुए हम निकाल सकते हैं k की वैल्यू विच इज़ गोइंग टू बी 24। अच्छा बेटा, इसके बाद अगर वो आपसे कहता है कि राइट डाउन अ कनेक्टिंग इक्वेशन, कनेक्टिंग इक्वेशन, कनेक्टिंग इक्वेशन का मतलब है आपने ऐसे लिखना है, पहले k की वैल्यू तो फाइंड करनी पड़ेगी, उसके बाद आपने लिखना है y इज इक्वल टू 24 डिवाइडेड बाय x। दिस इज द कनेक्टिंग इक्वेशन ऑफ दिस क्वेश्चन। जी बेटा, क्लियर है सो फार? अगर वो आपसे कहता है कि एक कनेक्टिंग इक्वेशन लिखें बिटवीन द टू क्वांटिटीज तो आपने ऐसे लिखना है। अच्छा जी, उसके बाद वो कह रहा है कि आप y की वैल्यू फाइंड करें व्हेन द वैल्यू ऑफ x इज 3। आपने y की वैल्यू फाइंड करनी है व्हेन द वैल्यू ऑफ x इज 3। तो बेटा जान यहाँ पे y की जगह पे हम कुछ भी नहीं पुट करेंगे और x की जगह पे हम सिंपली 3 पुट कर देंगे तो हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी, जब x की वैल्यू जो है वो 3 है। इज देयर एनी क्वेश्चन सो फार? कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ पूछ लें।